हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियो प्रोवाइड किया है क्लास 11 के सांख्यिकी का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। जिसमें मैंने सबसे पहले आपको एडम स्मिथ की परिभाषा बताई थी, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा मैंने मार्शल की बताई, जिनको अर्थशास्त्र का आधुनिक प्रवर्तक या आधुनिक जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन की अपेक्षा उससे महत्वपूर्ण मानव कल्याण का अध्ययन करता है। और उन्होंने एक परिभाषा इसकी इस तरह दी कि अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की समीक्षा करता है जो उसके लिए आवश्यक भौतिक जो सुख और कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति से संबंधित है। तीसरी परिभाषा हमने आपको बताई थी रॉबिन्स की। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की प्रमुख जो समस्या है वह यह है कि हमारे जो साधन हैं वह सीमित मात्रा में है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है। तो इस सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करते हैं, यह अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थात इनकी परिभाषा जो है वो दुर्लभता या चयन संबंधी परिभाषा है। चौथी परिभाषा मैंने आपको रॉबिन्स की बताई थी, रॉबिन्स की नहीं, जेके मेहता की बताई थी। जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, वरन आवश्यकताओं को कम करना है। अर्थात ऐसी स्थिति में लाना है कि समाज के पास कोई आवश्यकता न बचे, अर्थात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसे हम कहेंगे कि समाज आवश्यकता विहीनता की स्थिति में चला गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को आपकी बुक में मुख्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी जो विषय वस्तु है वह है उपभोग। सेकेंड आपकी जो है वह है उत्पादन, और तीसरी जो है आपकी वह है वितरण। आपकी एनसीईआरटी में ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में 3 मुख्य अंग बताए गए, लेकिन हम थोड़ा सा और इससे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। एक और विषय वस्तु इसकी है जिसका हम अध्ययन मुख्य तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, वह है विनिमय। और 5वां है लोक वित्त एवं राजस्व। इनको अलग अलग हम अभी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं संक्षेप में। बहुत विस्तार से यहाँ इनको जानना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इनका अलग अलग अध्ययन भी करेंगे। उपभोग का तात्पर्य क्या है? आप सामान्य स्थिति में आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहता है कि कैसे कोई व्यक्ति आपकी तुलना में अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है। इसका तात्पर्य है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि एक निश्चित आय में निश्चित कीमत पर वस्तुओं को कितना क्रय किया जाए। तो वह जो क्रय करता है और अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, वह क्या कहलाता है? उपभोग। अगर संक्षेप में इसको अगर हम परिभाषित करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि उपभोग को हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना उपभोग कहलाता है। सेकेंड हमारा है उत्पादन। उत्पादन का तात्पर्य है किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना।
अब इसमें अध्ययन की क्या आवश्यकता पड़ती है? अध्ययन की आवश्यकता ये पड़ती है कि जो उत्पादन करता है उसे उसकी लागत पता होती है कि उसकी लागत कितनी है, और उसे ये भी पता होता है कि उसको बाजार में कितनी कीमत मिलेगी। तो अब कीमत और लागत के बीच उसको क्या करना पड़ता है? सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अगर कीमत लागत से अधिक हो गई तो इसका तात्पर्य है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर कीमतें उसकी लागत से कम है तो इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है, वो उत्पादन उस वस्तु का नहीं कर पाएगा। तो ये आप देखेंगे कि उत्पादनकर्ता को जो होती है ये मुख्य समस्या होती है कि वह एक दी गई कीमत और दी गई लागत पर किस वस्तु का कितना उत्पादन करे। तीसरा आपका है वितरण। वितरण में आपको ये पढ़ना है कि जो उत्पादन होता है यह कई साधन मिलकर के उत्पादन करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे वो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। तो कई साधनों के सहयोग से उत्पादन होता है। तो उत्पादन जो होता है उन साधनों के बीच में बढ़ जाता है। जैसे कोई उत्पादन अगर हो रहा है उसमें भूमि, पूंजी और श्रमिक लगे हैं तो उस उत्पादन का हिस्सा लगान में चला जाएगा, पूंजी को ब्याज के रूप में देना पड़ेगा और श्रम को मजदूरी के रूप में देना पड़ेगा। तो उत्पादन को उत्पादन के साधनों के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं विनिमय। यह जो उत्पादन होता है यानी जो उत्पादक उत्पादन करता है वह किसके पास पहुंचता है? उपभोक्ता के पास, उपभोग करने के लिए। उत्पादन इसीलिए किया जाता है ना, कुछ तो अपने कंजम्पशन के लिए और कुछ जो होता है उसको बाजार में बेचा जाए जिससे दूसरे उपभोक्ताओं के बीच पहुंचे। तो यह जो बेचने की प्रक्रिया है, क्रय विक्रय की प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। पांचवा हमारा है लोक वित्त एवं राजस्व। लोक वित्त एवं राजस्व में हम ये अध्ययन करते हैं कि सरकारें किस प्रकार आय प्राप्त करती हैं और लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार खर्च करती हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधन जो होते हैं वह 5 है मुख्य तौर पे, जिसमें से 3 मुख्य हैं। सबसे पहला जो अनिवार्य साधन है उत्पादन का वह है भूमि। भूमि के बिना उत्पादन करना असंभव होता है। वह कृषि हो या कोई फर्म उत्पादन कर रही हो, कहां पर फर्म स्थापित होगी? भूमि पर, और कृषि तो भूमि पर बेसी है। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि भूमि का तात्पर्य केवल धरती का या पृथ्वी की ऊपरी परत का से नहीं है। भूमि से तात्पर्य हमारा है कि मनुष्य को प्रकृति द्वारा जो भी साधन संसाधन निःशुल्क उपलब्ध है उन्हें हम भूमि कहते हैं। जैसे सूर्य का ताप है, वर्षा है, हवा है, इसी तरह धरातल की ऊपरी परत है। ये सब क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत भूमि कहलाते हैं। तो भूमि के प्रयोग के बदले में भूमिपति को क्या मिलता है? लगान मिलता है। यानी भूमि को जो प्रतिफल प्राप्त होता है भूमि के मालिक को लगान मिलता है। सेकेंड जो महत्वपूर्ण है वो है श्रम। यह उत्पादन का अनिवार्य और जीवित साधन है। सभी साधन निष्क्रिय रहते हैं तब तक जब तक कि उन पर श्रम क्रियाशील नहीं होता है। तो इस श्रम के मालिक को श्रमिक कहते हैं। श्रमिक कहीं बाजार में जाता है तो खुद को नहीं बेचता है, बल्कि क्या बेचता है? अपने श्रम को बेचता है। उस श्रम के बदले में उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। अब आप तीसरा महत्वपूर्ण साधन देखेंगे, पूंजी। पूंजी का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने धन का कुछ हिस्सा और धन कमाने के लिए लगाता है तो उसे हम पूंजी कहते हैं। अब पूंजी के बदले उसे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इन सबको हम विस्तार से आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये 3 महत्वपूर्ण साधन हो गए। इसके अतिरिक्त अगर बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो
हमको एक प्रबंधक रखना पड़ेगा, प्रबंध करने के लिए, यानी व्यवस्था देखने के लिए व्यवस्थापक रखना पड़ेगा। तो प्रबंध क्या करता है कि सभी साधनों को एक अनुकूलतम अनुपात में प्रयोग करता है जिससे उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इन प्रबंध करने वाले को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। अब हमारा पांचवा है साहसी। अगर छोटे स्केल पे उत्पादन होता है तो यहाँ पे श्रमिक और साहसी एक ही हो जाता है, लेकिन जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो साहसी या उद्यमी भी इसको करते हैं, ये अलग होता है। साहसी का तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो रिस्क है, जो जोखिम है, उसका वहन जो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री खोला, अब फैक्ट्री में जो भी मैं भूमि, श्रमिक और पूंजी लगाऊंगा, पूंजी को ब्याज देना ही पड़ेगा। अगर मैंने कहीं से पैसा लिया है तो ब्याज देना ही पड़ेगा। भूमि अगर मैंने किसी से लिया है तो उसको लगान देना ही पड़ेगा, और श्रमिक को लगाया है तो उसको मजदूरी देना ही पड़ेगा, प्रबंधक को वेतन देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर मिलता है तो किसको मिलेगा? साहसी को मिलेगा। और अगर नहीं बचता है तो साहसी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो अर्थात जो उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम और रिस्क को वहन करता है, अनिश्चितता को वहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्यमी या साहस। साहस कहेंगे, साहस उठाने वाले को हम साहसी कहते हैं। यहाँ पर उत्पादन का साधन जो होगा वो साहस होगा। इसके साहस उठाने वाले को, जोखिम उठाने वाले को हम साहसी कहते हैं। इसको क्या मिलता है? इसको लाभ मिलता है। तो ये हो गए आपके उत्पादन के 5 साधन, और इनको मिलने वाले जो है ये प्रतिफल हो गए। अब हम देखते हैं